नमस्कार, राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। जी, आप सभी दोस्तों का स्वागत, हार्दिक शुभकामनाएं आज की मकर संक्रांति के इस अवसर पर। जी नमस्कार। अमित शर्मा, राकेश बिश्नोई, बीके राजा सीकर, सपना चौधरी। अरे सपना चौधरी कहाँ से आ गई भाई। हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दान पुण्य का वक्त है, आप सभी दान कर दीजिए, ठीक है ना, आज के दिन। प्लस इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही विश्व के सामने एक ऐसा रिकॉर्ड देश भर से आह्वान करने वाले हैं जिसमें सूर्य नमस्कार की ऐसी स्थितियां बनाकर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग एक साथ इस प्रकार का काम कर सकें। तो देश के इस फिट इंडिया मूवमेंट में भी आप सब भागीदार बने, अपने जीवन को फिट रखें, अपने आसपास के अपने परिवार के लोगों को फिट रखें, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में हमारा देश अन्य देशों से बहुत पीछे है। तो फिट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा है उसमें भी अपनी भागीदारी जरूर दें। तो आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी शायद। जी, जय महाकाल की जय। मनोज, राजू, लाईवाला, ठीक है साहब, महेश, बसंती, SI मंजू, सोनिया, लव सैड सॉन्ग, सभी दोस्तों को नमस्कार है भाई। अब चलिए शुरुआत करते हैं आपके सवालों की। सवालों के बारे में बात करेंगे। 14 जनवरी 2022 का दिन है, मकर संक्रांति का पवित्र अवसर है। और इस और पवित्र अवसर पर आपको पता है आज से क्या होने जा रहा है। सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। मकर राशि में प्रवेश करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका ये सूर्य है, ये सन है, ये कौन सी राशि में प्रवेश करेगा, आज से मकर राशि में प्रवेश करेगा। हालांकि दिनों की संख्या धीरे धीरे दिनों का जो समय है वो पहले ही बढ़ना शुरू हो चुका है, दिसंबर से ही। 23 दिसंबर का दिन आपको याद होगा, लेकिन उसके बावजूद आज से दिन की जो अवधि है, दिन की क्या है, दिन की अवधि धीरे धीरे क्या होनी शुरू होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपको यह भी मालूम होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो चलिए आज की शुरुआत सवालों से करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आने जा रहा है जरा देखिएगा। यह रहा आज का पहला सवाल। सवाल यह है कि अटल इनोवेशन मिशन जो आपका चल रहा है, इस अटल इनोवेशन मिशन में हाल ही में नीति आयोग ने अटल स्पेस चैलेंज 2021 के परिणामों की क्या की है, घोषणा की है। इसकी शुरुआत किसके सहयोग से की गई थी, आपको यह बताना है। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन, जिसको AIM शॉर्ट में हम जानते हैं, क्या दान करें, अभी तो इस काबिल नहीं है खुद। हाँ जी, जो भी मिले, जो भी घर में बच जाए वो आप लोग जानवरों को खिलाइए, यही दान पुण्य है। बहुत बड़ा दान करने की कोई ज़रूरत नहीं अभी, जब तक आप खुद सक्षम नहीं हो तब तक मेरे मित्रों आप सब चिंता मत करिए, सब लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। हाँ जी, गोविंदगढ़ की परम धरा से नमस्कार। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन जो है उसके द्वारा नीति आयोग ने अटल स्पेस चैलेंज 2021, यानी यह है अटल स्पेस चैलेंज 2021 के परिणामों की घोषणा की है। इसकी शुरुआत किसके सहयोग से की गई थी, यानी ये जो पूरा इनोवेशन चल रहा है या इनोवेशन मिशन चल रहा है, इसके जो भी भाग लेने वाले हैं, इसमें अटल स्पेस चैलेंज 2021 नाम की प्रतियोगिता जो है वो नीति आयोग ने किसके सहयोग से इसे संपन्न कराने को लेकर के जो है वो बातचीत की है। तो नीति आयोग का सहयोग इसमें कौन कर रहा है? क्या इसरो कर रहा है, क्या CBSE कर रही है, क्या AIIB दोनों कर रहे हैं, या DRDO कर रहा है? तो देखिए मेरे मित्रों, इसमें सहयोग करने वाली संस्थाओं की अगर हम बात करें तो इसमें ये सभी मिलकर जो है वो इसमें सहयोग अदा कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं जरा देखिए। इसमें इसरो जो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था, और CBSE जो माध्यमिक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, वो दोनों मिलकर जो है वो इसमें सहयोग कर रहे हैं। यानी पहली बात तो क्या है, नीति आयोग है। नीति आयोग जो है इसके साथ मिलकर कौन कौन काम कर रहे हैं, तो नीति आयोग के साथ मिलकर एक आपकी संस्था है जिसका नाम क्या है, इसरो है। एक क्या है, CBSE है। ये CBSE जो है ये और आपकी इसरो जो है, ये दोनों मिलकर नीति आयोग को किस में सहयोग कर रहे हैं, अटल स्पेस इनोवेशन है। अटल क्या है, स्पेस चैलेंज 2021 है। चैलेंज 2021 इस नाम की एक प्रतियोगिता है
उसमें ये दोनों क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। नीति आयोग के बारे में आप सब लोग जानते हैं, नीति आयोग जो है इसके पदेन अध्यक्ष जो है वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं और इसका गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। ये योजना आयोग का जो कंसेप्ट है वो कहां से आया था, तो आपको पता होना चाहिए सोवियत संघ रूस जो था उस समय का, सोवियत संघ रूस वहां से आया, ठीक है, सोवियत संघ रूस से। जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री JLN पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ के दौरे पर गए, वहां इस प्रकार का कुछ कंसेप्ट चल रहा था, उसी कंसेप्ट को लेकर वो यहां हिंदुस्तान आए और उसके बाद में भारत में क्या की थी, शुरुआत यहां पर कर दी थी उन्होंने। तो चलिए यहां पर ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए कि इसरो, CBSE इन दोनों के सहयोग से इस प्रकार की चैलेंज प्रतियोगिता जो है वो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने अटल स्पेस चैलेंज 2021 के हाल ही में परिणामों की घोषणा की है। यानी एक तरीके की ये प्रतियोगिता है, इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी जो हैं उन प्रतिभागियों के नामों की क्या की गई है, घोषणा की गई, लेकिन उनके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा सवाल नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे नाम हैं तो वो सब याद करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है जरा देखिएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। हाल ही में किसे अंतरिक्ष विभाग, अभी इसरो पर बातचीत करनी थी लेकिन वहां नहीं की, यहां हम लोग इसरो के बारे में बातचीत थोड़ी करेंगे, जरा देखिए क्या है। पहली बात तो आपके सामने सवाल ये आया है मेरे मित्रों कि भैया ये बताओ कि हाल ही में किसे अंतरिक्ष विभाग का, एक तो अंतरिक्ष डिपार्टमेंट है, अंतरिक्ष विभाग का सचिव किसे बनाया गया है, सचिव किसे बनाया गया है, और अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया। अंतरिक्ष आयोग का अध्यक्ष होने का मतलब सीधा सीधा है कि आपको यह बताना है इसरो का चेयरमैन किसे बनाया गया है, इसरो का नया चेयरमैन हाल ही में किसे बनाया गया है या इसरो का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ये अंतरिक्ष आयोग के भी अध्यक्ष होंगे प्लस प्रधानमंत्री, वैसे अंतरिक्ष विभाग जो है उसके हेड हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष विभाग के मंत्री के तौर पर तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसमें कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सचिव के तौर पर प्रधानमंत्री का सहयोग करेगा। तो इस अंतरिक्ष विभाग के सचिव जो हैं, एक तो अंतरिक्ष विभाग के क्या है, सचिव कौन होंगे, प्लस मंत्री तो आपको पता ही है, मंत्री इसके विभाग के क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। पिछले दिनों के सिवान के साथ जब वो नजर आए तो आपको पता चल गया होगा इस बात का। तो इसरो के चेयरमैन अभी हाल ही में के सिवान के स्थान पर, के सिवान जो थे इनके स्थान पर, के सिवान के स्थान पर किसे बनाया गया है। और यह सवाल आगामी परीक्षाओं के लिए 5 स्टार नंबर का सवाल है। 5 स्टार का मतलब है निश्चित आएगा, छपेगा ये सवाल, कोई दो राय नहीं है इस सवाल में, ठीक है। यहां पर है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी का संबंध DRDO से है मेरे मित्रों, किससे है, DRDO से संबंध है इनका। DRDO की स्थापना किस दिन हुई थी ये भी बता दीजिएगा इसके साथ साथ। यहां पर के सिवान जो है वो अभी अध्यक्ष थे, इनके स्थान पर किसको बनाया गया, एस सोमनाथ को बनाया गया। सोमनाथ मंदिर कहां है आपको पता है, गुजरात में है। सोमनाथ का मंदिर कहां पर है, गुजरात में है, तो ऐसे याद कर लो। एस सोमनाथ जो है, एस सोमनाथ को क्या किया गया है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है या इसरो के चेयरमैन के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको इसरो के बारे में जो अध्यक्ष की बात है वो याद रहेगी, लंबे समय तक अब याद करनी पड़ेगी इस बात को। यहां पर DRDO की स्थापना एकदम सही बता रहे हैं आप लोग, 1958 है। एक संस्था जिसकी स्थापना 15 अगस्त के दिन की गई है उसका भी जरा बता दीजिएगा, 15 अगस्त कितने को आपकी इसरो की क्या की गई है, स्थापना की गई। 1958 में आपके DRDO की क्या की गई है, स्थापना की गई है। यहां पर के सिवान अभी पहले इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, यानी इससे पहले एस सोमनाथ से पहले, एस सोमनाथ से पहले थे, ठीक है। 1969 को 15 अगस्त के दिन, 1969 को 15 अगस्त के दिन क्या की गई थी, इसरो की स्थापना की गई थी, ठीक है, इसरो की स्थापना की गई थी। और इसरो के अलग अलग जगह पर क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं वो भी स्थापित है, अलग अलग प्रयोगशालाएं भी स्थापित है। ऐसे DRDO के क्षेत्रीय कार्यालय है जिसमें से एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला जो है वो DRDO के कहां पर है, राजस्थान में स्थित है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि इसरो की स्थापना, ये पूछा जा चुका है सवाल अभी पीछे, 15 अगस्त 1969 को इसरो की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। बेंगलुरु कर्नाटक का नाम सुना होगा, बेंगलुरु
कहां पर? कर्नाटक। यहां कर्नाटक पर इसका मुख्यालय क्या है? स्थित है। यह भी ध्यान रखना है हमें। तो इसरो के नए चेयरमैन अभी के सिवान के स्थान पर किसको बनाया गया है? एस सोमनाथ को बनाया गया है। और जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के प्रमुख हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 को की गई थी, जबकि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद ध्यान रखना है एरिक गारसेटी कौन है? ये व्यक्ति नाम आया है एक, एरिक गारसेटी। ये एरिक गारसेटी जो है वो अमेरिका के, कहां के? अमेरिका जो देश है ना भैया, अमेरिका यानी यूएसए, उस यूएसए के भारत में नए राजदूत बनाए हैं। भारत में नए राजदूत नियुक्त किए गए, नए राजदूत। ठीक है, राजदूत इनको बनाया गया। नया एम्बेसडर भारत में किसको बनाया है? अमेरिका ने। तो भारत में नए राजदूत एरिक गारसेटी को अमेरिका ने बनाया। ये राजदूत जो हैं वो दो देशों के बीच में संबंधों को मधुर करने के लिए, उस देश में चल रहे व्यापारिक जितने भी संयंत्र हैं उनकी देखरेख कह दीजिए, रह रहे जो उस देश के निवासी हैं उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए, इस प्रकार की सारी बातें जो है, ठीक है, वो यहां पर प्रदान की जाती है। जितनी भी सेवाएं उस देश के, जैसे भारत में रह रहे अमेरिकी जो लोग हैं, उन अमेरिकी के लोगों को यहां पर जो जो भी सुविधा चाहिए इस एम्बेसी से संबंध में, उन सबको देखने का काम कौन करते हैं? वो आपके अमेरिका के राजदूत देखने का काम करते हैं अमेरिका के संबंध में। और वो भारत में अभी कौन बनाए गए? एरिक गारसेटी जो है उनको अभी हाल ही में एरिक गारसेटी जो है उनको बनाया गया है अमेरिका के भारत में नए राजदूत के तौर पर इन्हें अपॉइंट किया गया है। ये सभी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल तो मैंने पहले ही 5 स्टार लगा दिया कि आप ध्यान रखना भैया, सोमनाथ की जय बोलते रहना हमेशा। बोलिए सोमनाथ की जय। तो सोमनाथ की जय बोलोगे तो इसरो यानी आपको अंतरिक्ष जो हमारा संस्थान है इसरो, उसके चेयरमैन का नाम याद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो भी अच्छा सवाल है। व्यापार, सरकार और समाज में विशेषज्ञों, व्यापार, सरकार और समाज में जो विशेषज्ञ हैं उनके संबंध में कोई सवाल आया है। यहां आपकी कोमा है, व्यापार है, फिर सरकार है, फिर समाज है। इस समाज में विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं की वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करने वाली ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 का नवीनतम संस्करण हाल ही में किसने जारी किया है? बताइए जरा। सोमनाथ की जय बोल दी सबने, ठीक। यहां देखिए, एक तो है व्यापार, दूसरा है सरकार, गवर्नमेंट, फिर है समाज, फिर है विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं की वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करने वाली पहली ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? यानी भाई व्यापार में कोई बड़ा आदमी है, व्यापार करने वाला है, सरकार में कोई बड़ा नेता है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई, ऐसे बड़े नेता जो सरकार में शामिल है, समाज के जो बड़े लोग हैं वो, और वैश्विक नेता, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन वैश्विक नेताओं की कैटेगरी में आते हैं, ये ध्यान रखना। इनकी वैश्विक जो जोखिम है, इनकी धारणाओं को लेकर क्या किया जाता है? ट्रैक करने वाला एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो सीधा मैंने पूरी बात लिख दी सवाल में। हालांकि आपको इतना ही याद रखना है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 का जो नवीनतम संस्करण है वो हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। तो ये सवाल देखते हैं किसका सही होता है। IMF है, विश्व बैंक है, विश्व आर्थिक मंच है, या संयुक्त राष्ट्र संघ है? देखिए भैया, 2-3 बातें आपको यहां समझनी है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका चल रहा था, दुनिया पूरी खून के आगोश में डूबी हुई थी, चारों तरफ मारकाट का दौर चल रहा था। उसके बाद वैश्विक शांति कैसे स्थापित की जाए, वैश्विक शांति कैसे स्थापित की जाए, इसको लेकर जब विभिन्न देशों ने, आपको पता है अमेरिका ने 2 बम, ठीक है, लिटिल बॉय और फैटमैन के नाम से अमेरिका ने कहां पर छोड़े साहब? जापान में छोड़े, और जापान ने अपनी हार क्या कर ली? स्वीकार कर ली। इस हार को स्वीकार करने के बाद जापान है, जर्मनी है, ये सब एक तरफ से लड़ रहे थे, जर्मनी है, इटली है, ये सब, ठीक है, एक तरफ धुरी राष्ट्र थे, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, तो ये एक तरफ थे, और अमेरिका है, इंग्लैंड है, यानी ब्रिटेन है, ये सब एक तरफ थे। जब यहां पर इन्होंने हार को स्वीकार कर लिया, उसके बाद विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई।
आर्थिक रूप से देशों को सक्षम बनाने के लिए तो विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे संस्थाओं का उद्घाटन हुआ। वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। विभिन्न प्रकार के देशों के बीच में कोई विवाद हो, सीमा का विवाद हो, जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था वैश्विक इतिहास में, विश्व इतिहास में जब शीत युद्ध का जो दौर चला सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में भी, उसको भी वापस खूनी संघर्ष में तब्दील नहीं होने देने का श्रेय भी अगर जाता है तो हो सकता है कि आज की भूमिका में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ परिवर्तन है, लेकिन उस दौर में शीत युद्ध को ही खूनी संघर्ष में टालने का जो काम किया है वो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी आप लोगों को पता होगी 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 के वर्ष में इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसके बाद विश्व बैंक और इन दोनों की स्थापना भी देखें। ब्रेटन वुड सम्मेलन जो है, कौन सा सम्मेलन है? ब्रेटन वुड सम्मेलन। इस ब्रेटन वुड सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो इस ब्रेटन वुड सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1944 में, और इसी 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत 1945 में इसकी क्या कर दी गई थी? स्थापना कर दी गई थी। आपको यह पता होना चाहिए 27 दिसंबर को यानी विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसंबर को कर दी गई थी। अगर बात करें विश्व बैंक के सदस्यों की तो 189 सदस्य आपको पता ही है, लेकिन ध्यान रखना मेरे मित्रों, अभी 2-3 दिन पहले हमने बात की थी आईएमएफ के सदस्य जो है ना 189 + 1 यानी अब 190 सदस्य आईएमएफ के हो गए हैं। तो 189वां सदस्य जो आईएमएफ का है वो तो है नारू। कौन सा है? नारू है। और एक जो नया सदस्य है वो ध्यान रखना 190वां वो है अंडोरा। अंडोरा एक देश है, ठीक है। ये अंडोरा जो है वो कहां पड़ता है? आपने फ्रांस की सीमा देखी होगी, फ्रांस की सीमा जो है उस सीमा पर पड़ता है आपका अंडोरा। यहां 27 तारीख जो है वो इसके संबंध में है, ये 27 दिसंबर विश्व बैंक की स्थापना से। तो ये वर्तमान में आईएमएफ में सदस्य अगर बात करें तो कितने हैं? यहां 190 सदस्य और अंतिम सदस्य आपसे पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है ये ध्यान रखना, ये अंडोरा अंतिम सदस्य है। आईएमएफ की अगर मुद्रा की बात करें तो आईएमएफ की मुद्रा जो है वो ध्यान रखना एसडीआर है। क्या है? एसडीआर है, जिसे पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पेपर गोल्ड जो है, इस पेपर गोल्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक इनके द्वारा एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन किया जाता है। किसका? ग्लोबल यहां इकोनॉमिक आउटलुक, इकोनॉमिक आउटलुक जो है इसके द्वारा क्या किया जाता है? आउटलुक का इसका प्रकाशन किया जाता है। तो ये सारी बातें इसके संबंध में ध्यान रखना। और क्रिस्टीना, मैंने बताया था इसका जो चेयरमैन होता है, एमडी जो होता है, इसका एमडी हमेशा कोई ना कोई यूरोपीय होता है। और क्रिस्टीना लेगार्ड जो है, क्रिस्टीना लेगार्ड, ये वर्तमान में इसके क्या है? चेयरमैन के पद पर है, कोई यूरोपीय व्यक्ति ही होता है। आईएमएफ और डब्ल्यूबी यानी विश्व बैंक को क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड जुड़वां कहा जाता है। ये भी बात आपको 2-3 दिन पहले बताई थी। ब्रेटन वुड जुड़वां के नाम से इनको क्या किया जाता है? जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए आप सभी के सामने अब इस सवाल का मैं जवाब देता हूं। तो मैंने सिर्फ इतना ही सवाल पूछा था आपसे कि भैया ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस लिस्ट में किसके बारे में विवरण होता है। तो मैंने बता दिया, ऊपर लिख रखा है, व्यापार हो, सरकार हो, समाज हो, वैश्विक कोई नेता हो, इनके जो वैश्विक जोखिम होती है, इन जोखिम को लेकर पूर्वानुमान जो जारी किया जाता है उसको ट्रैक करने के लिए वो ही इस ग्लोबल वैश्विक रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। तो अभी देखिएगा किसने जारी किया, तो इसका सही जवाब जो है वो है विश्व आर्थिक मंच जो है, इसके द्वारा इसे क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। हमेशा यही जारी करता है, ये ध्यान रख लो। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जो है इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी करने का काम किया जाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि कौन इसको जारी करता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम अगले सवाल पर। लेकिन ये सारी बातें जो मैंने आईएमएफ और विश्व बैंक के बारे में बताई है ये बहुत अच्छी जानकारियां हैं और आपसे पूछे जाने वाली परीक्षाओं में जो है वो जानकारियां हैं। लेकिन अगर विश्व बैंक की करेंसी आपसे पूछे, देखो आईएमएफ की करेंसी पूछे तो कई बार पूछ ली गई है परीक्षाओं में, ये आपका एसडीआर है। लेकिन अगर आपसे विश्व बैंक की अगर आपसे मुद्रा पूछी जाए तो डॉलर है, ध्यान रखना। क्या है? डॉलर है। अमेरिका की जो मुद्रा है वही आपकी डॉलर, अमेरिकी डॉलर जो है वही वैश्विक मुद्रा है किसकी? विश्व बैंक की। तो ये सब जो है वो कमजोर देश, विकासशील देश जो है, गरीब देश हैं, उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कैसे देशों को उभारा जाए जो इनका नुकसान हुआ है उससे,
तो इसके लिए इनकी स्थापना की गई। और वैसे ही यूएनओ जो है, इस यूएनओ की भी स्थापना इसी प्रकार की गई थी। इसके मुख्य 6 अंक हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए एक प्रमुख अंग जो है वो है इसका सुरक्षा परिषद। क्या है? सुरक्षा परिषद है। इस सुरक्षा परिषद में भारत की हिस्सेदारी, यानी भारत को इसका स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। इसके लिए फ्रांस जैसे देश जो है वो भारत का सहयोग करते हैं, लेकिन एक ही देश है जो किसका सहयोग करता है, भारत का विरोध करता है और पाकिस्तान का सहयोग करता है, उसका नाम चाइना है। चीन ये चाहता है कि भारत को इसमें स्थायी सदस्यता ना मिले। इसको लेकर वो हर बार क्या कर देता है? वीटो कर देता है, हर बार वीटो कर देता है। तो अगर चाइना इसमें भारत का सहयोग करता तो आज से कितने ही साल पहले भारत इसमें स्थायी सदस्य के तौर पर अपॉइंट हो जाता, लेकिन अभी भारत जो है वो इसमें अस्थायी सदस्यों के तौर पर इस अवधि के लिए चुना हुआ है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अभी भारत जो है वो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल है। और अस्थायी सदस्यों में ध्यान रखना मेरे मित्रों, आपको एक बात मैं बता देता हूं, अस्थायी सदस्यों की संख्या आज 10 है और स्थायी सदस्यों की संख्या आज 5 है, यानी टोटल 15 सदस्य है। ठीक है, ये पिछली बार यूपीएससी एनडीए के एग्जाम में पूछा जा चुका है सवाल कि भैया ये बताइए जो ये अस्थायी सदस्य हैं ये मूल रूप से कितने सदस्य थे? अस्थायी सदस्यों की संख्या मूल रूप में कितनी थी? तो मूल रूप में 10 नहीं थी। अस्थायी सदस्य जो है, अस्थायी सदस्य ये मूल रूप से 6 ही थे। मूल रूप से पहले कितने होते थे? मूल रूप से यानी सबसे स्टार्टिंग में ये 6 ही सदस्य होते थे, 6 सदस्य ही इसमें होते थे, ये ध्यान रखना। तो उसमें सवाल आया था कि आज वर्तमान में यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है और उसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। भारत को इसमें सुरक्षा परिषद के लिए अभी हाल ही में चुना गया है और मूल रूप से जो अस्थायी सदस्यों की संख्या है वह 6 होती थी। ऐसे कथन सत्य और असत्य छांटना, तो ध्यान रखना मूल रूप से इसमें सदस्यों की संख्या 6 होती थी, 10 नहीं होती थी, 10 बाद में कर दी गई। चलिए अब बात करते हैं अगले हमारे सवाल पर। अगला सवाल जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है उसका जवाब दीजिएगा। क्या है जवाब आपका? सवाल पढ़ते हैं पहले। तो क्या है सवाल? देखो, 1 जनवरी 2022 से किस राज्य ने अपनी नर्सिंग नीति को मंजूरी प्रदान करते हुए इसे लागू कर दिया है? एक राज्य है जिस राज्य ने नर्सिंग नीति 2022, क्या है? नर्सिंग नीति 2022, नीति 2022 जो है वो जारी भी कर दी है और इसको 1 जनवरी 2022 से, यानी पूर्व तिथि से 1 जनवरी 2022 से इसे क्या करने की, लागू करने की घोषणा भी कर दी है। लागू करने की घोषणा कर दी, यानी ये नीति 1 जनवरी 2022 से क्या कर दी गई है? लागू भी कर दी गई है। ऐसा करने वाला जो है वो आपका कौन सा राज्य है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए, यहां पर लिखा हुआ है 1 जनवरी 2022 से नर्सिंग नीति को मंजूरी प्रदान करते हुए इसे लागू कर दिया है। उस राज्य क्षेत्र का आपको क्या बताना है? नाम बताना है कि भाई वो राज्य कौन सा है। हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। गुजरात वो राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा लगती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है सरकरीक। क्या है भैया? सरकरीक क्षेत्र है। ये सरकरीक क्षेत्र जो है वो एक दलदलीय भाग है। क्या है? दलदलीय भाग है। और यह दलदलीय भाग भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसके बीच में? भारत और पाक के बीच में हमेशा विवाद का विषय रहा है। ठीक है, पाकिस्तान अपने जो गधे हैं वो गधे इधर भेज देता है और जहां तक वो गधे आ जाते हैं वो कहता है कि ये हमारा इलाका है। लेकिन ये दलदलीय क्षेत्र जो है वो क्या नहीं है, पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद का विषय है आज भी। पहले हालांकि बांग्लादेश के कुछ बस्तियों को लेकर हमारा विवाद था, लेकिन पिछले वर्ष आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच हुए जो समझौता था, उस समझौते के बाद बांग्लादेश के साथ हमारे विवाद समाप्त हो गए। नेपाल के साथ भी ज्यादा कोई विवाद हमारा है नहीं, भूटान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। विवाद एक विषय को लेकर है, वो है किसके साथ? चाइना को लेकर। अभी चाइना के विदेश मंत्री गए हैं कहां पर? श्रीलंका में। कहां गए साहब? श्रीलंका में। श्रीलंका में गए। तो आप ध्यान से सुनना इस बात को, ताजा एकदम करंट अफेयर्स की बात ही है ये। तो श्रीलंका में जाकर क्या कहा ये जरा सुन लीजिए। श्रीलंका में जाकर कहा कि श्रीलंका के साथ हमारे संबंध मधुर हो, हम चाहते हैं, चाइना वालों ने कहा है। और हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और हमारे और श्रीलंका के बीच में संबंधों को लेकर किसी तीसरे
ये सब साफ कहा उन्होंने, भारत का नाम नहीं लिया। किसी तीसरे पक्ष को बीच में आने की जरूरत नहीं है, यानी टांग ना अड़ाओ। हमारे बीच में चाइना और श्रीलंका के संबंध हम मधुर करना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में कोई तीसरा न आए, ये हम चाहते हैं। इसका मतलब ये तीसरा पक्ष उनकी निगाहों में कौन है? ये तीसरा पक्ष भारत ही है, क्योंकि भारत ही क्या कर रहा है, यहां पर यहां के बंदरगाहों को अगर चाइना विकसित कर रहा है तो भारत यहां पर 100 बस्तियां बना रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? 100 बस्तियां बना रहा है। और वो भी जानता है चाइना कि इधर यहां इनके तमिलनाडु पड़ता है, और तमिलनाडु के जो तमिली बाहुल हैं, जो क्या है, तमिली हैं, वो तमिली कहां रहते हैं? श्रीलंका में रहते हैं। इसलिए इनका कोई ना कोई एक उद्देश्य यह है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ के सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के क्षेत्रों को क्या किया जाना चाहिए, यहां पर प्रभावित किया जाना चाहिए। तो ये बात अभी अभी वहां के विदेश मंत्री ने कही है। हम बात कर रहे थे नर्सिंग नीति पर। नर्सिंग नीति बनाने वाला जो राज्य है जिसने 1 जनवरी 2022 से क्या कर दिया, अपनी नई नर्सिंग नीति बना दी है, वो कौन सा राज्य है? जिसका नाम हरियाणा है। मनोहर लाल खट्टर जो हैं, खट्टर, ये यहां के क्या हैं? सीएम हैं। ठीक है, यहां पर कौन सा चौटाला है जो उप सीएम है? चौटाला, कौन सा चौटाला? ठीक है, जो यहां क्या है, डिप्टी सीएम के पद पर है, डिप्टी सीएम के पद पर है। जरा बताइए, यहां की राजधानी जो है वो आपको पता है चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। पंजाब और किसकी है? हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, ये भी ध्यान रखना है। चंडीगढ़ में ही आपको पता है यहाँ का हाईकोर्ट जो है वो स्थित है। हालांकि चंडीगढ़ जो है वो एक क्या है, यूटी के तौर पर जाना जाता है, और यहाँ पर या तो होना चाहिए था प्रशासक, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? प्रशासक होना चाहिए था, लेकिन पंजाब और हरियाणा की जो जिद है ना, उसकी वजह से यहाँ पर राज्यपाल क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो चलिए जरा अब बताइए। ठीक है जी, चंडीगढ़ आ गई। ओम प्रकाश चौटाला नहीं है भैया। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला नहीं रहे। इसका मतलब आप लोग न्यूज व्यूज देखते नहीं हो, है ना। तो चलिए, इसके बाद गुजरात की हो गई। गुजरात में कौन है? गुजरात में आपको पता है भूपेंद्र पटेल का नाम आपने सुना होगा। भूपेंद्र पटेल जो है वो यहाँ के क्या है? सीएम है। इधर पंजाब में कौन है? पंजाब में आपके चन्नी सरकार है। पंजाब में चन्नी सरकार है, और चन्नी सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि अब करें क्या, पंगा ऐसे आदमी से ले लिया हमने। राजस्थान में हमारे गहलोत जी की सरकार है। गहलोत जी सोए हुए हैं, युवा भाग रहे हैं इधर उधर। अशोक गहलोत जी की क्या है यहाँ पर सरकार है। तो नई नर्सिंग नीति को लेकर आने वाला 1 जनवरी से जिसने अपनी, हाँ जी, अब की बार सही आया, सुनील गुर्जर का, निर्मला कुमार का, ये सही है। दुष्यंत चौटाला का नाम आपने सुना होगा, दुष्यंत चौटाला। ये दुष्यंत चौटाला यहां पर किसके पद पर है? डिप्टी सीएम के पद पर काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी राजस्थान जो है, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा इसका सही जवाब है जिसने इस प्रकार की नीति लागू की है। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में 12 जनवरी को प्रधानमंत्री ने MSME टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है? यह हमारा आज का सवाल है। तो बताओ भैया, जहां भी आपको ऐसा सवाल मिले उसका जवाब क्या दोगे? सवाल क्या है, एक बार फिर पढ़ लो। हाल ही में 12 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। पहली बात तो यह है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और भाषण में क्या कहा मोदी जी ने, पता है आपको? मोदी जी ने कहा हमारा देश भी युवा है। देश क्या है? युवा है। हमारा मन भी युवा है, हमारा मन भी युवा है, पूरा देश भी युवा है। और पूरा विश्व जो है वो भारत की ओर किस निगाह से देख रहा है? आशा की दृष्टि से देख रहा है। यानी पूरा विश्व भारत को आशा की दृष्टि से देख रहा है, यानी कुछ बड़ा करेगा तो भारत का युवा ही करेगा, ऐसी बात उन्होंने कही है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि MSME सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्रालय जो है, इसके तहत MSME टेक्नोलॉजी जो सेंटर है, टेक्नोलॉजी सेंटर जो है, इस सेंटर का अभी हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री ने
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यानी वर्चुअली इसका उद्घाटन कहां पर किया है, आपको यह बताना है। तो देखते हैं कि यहां पर कौन सही है, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, पुडुचेरी में। तो तेल किसी को लगाना नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है और पुडुचेरी इसका सही जवाब है। पुडुचेरी में अभी हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है, उस राष्ट्रीय युवा महोत्सव के कार्यक्रम के अवसर पर, राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अवसर पर, युवा महोत्सव जो है, इस युवा महोत्सव का क्या किया गया था, उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इसी अवसर पर पुडुचेरी में इन्होंने क्या किया था, यहां पर इस सेंटर का उद्घाटन किया था। पुडुचेरी के बारे में मैं लगातार पढ़ा रहा हूं और खूब परीक्षाओं में सवाल आते हैं और आगे भी आएंगे। कल मैंने आपको 2-3 बातें यहां पूछी थी, फटाफट आप लोग इसको कमेंट में बॉक्स में लिख दीजिए। तमिलनाडु के एक तो सीएम का नाम लिख दीजिए, एक तमिलनाडु के गवर्नर का नाम लिख दीजिए। गवर्नर यहां पर सौंदरराजन है, मैं बता देता हूं, ठीक है, सौंदरराजन है, ये जरा याद कर लीजिएगा। सीएम का नाम बताइए, कल की क्लास में सीएम का मैंने पक्का बताया आपको। यहां पर देखिए पुडुचेरी का क्षेत्र जो है वो 3 जगह यहां पर फैला हुआ है। इन तीनों जगहों के नाम प्लस कौन कौन से राज्यों में है, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर पहला सवाल आपके सामने है कि यहां पर एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है केरल, केरल में है। यहां एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक क्षेत्र पड़ता है। एक है यहां पर आपका आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश। इन इतनी जगहों पर पुडुचेरी का क्षेत्र पड़ता है। जैसे आपका माहे है, करिकाल है, एक आपका यनम है और एक पुडुचेरी खुद क्षेत्र है, पुडुचेरी। ये इतने क्षेत्रों को मिलाकर एक आपका यूटी बनता है और उस यूटी का नाम, ये क्या है, गवर्नर नहीं है भैया, ये एलजी है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल है सौंदरराजन, ये जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टालिन नहीं है, स्टालिन तमिलनाडु से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। तो यहां पर ये क्या है, यूटी है, इनको मिलाकर ये भाग जो है वो बना है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है इस तरीके का सवाल, तो इसको जरूर ध्यान रखना। एमके स्टालिन जो है वो तमिलनाडु से, मेरे मित्रों, एमके स्टालिन जो है वो कहां से है, स्टालिन, ये एमके स्टालिन का संबंध तमिलनाडु से है, तमिलनाडु से है, तमिलनाडु यहां से संबंधित है स्टालिन का, ठीक है, ये स्टालिन नहीं है। और बताइए जरा, ठीक है। चलिए, इसका सही जवाब आपके सामने क्या है, तमिलनाडु नहीं है, पुडुचेरी इस सवाल का सही जवाब है। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है, तो ये अभी हाल ही में कहां पर किया गया है, पुडुचेरी में किया गया है। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ जी, रंगास्वामी एकदम सही जवाब आया है। यहाँ के सीएम जो हैं वो कौन है, रंगास्वामी जो है वो है। मैंने ये कहा था कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अवसर पर इन्होंने भाषण भी दिया था, तो मैंने यहां से कल आपसे यही सवाल पूछा था कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो आपने रंगास्वामी, कल की क्लास में मैंने बताया था एम रंगास्वामी जो है यहाँ के क्या है, एम रंगास्वामी जो है यहाँ के सीएम है और सौंदरराजन यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे मित्रों, ये बात आपको शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और खूब झटका लग रहा है विभिन्न पार्टियों को लेकर। तो ये देख लीजिएगा विधानसभा चुनाव कितने राज्यों में है, तो यूपी में है, यूके में है, ठीक है, यूके में है, यूपी में है, इसके अलावा पंजाब में है, पंजाब के अलावा गोवा में है और गोवा के अलावा कहां पर है मेरे मित्रों, गोवा के अलावा मणिपुर में है। इनका नाम जरूर याद रखना भैया, आगामी परीक्षाओं में इस पर सवाल पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर, जिसमें सबसे ज्यादा चरणों में चुनाव 7 चरणों में कहां होना है, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के क्या होने हैं, चुनाव होने हैं। तो चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल तो आप लोग जवाब जानते ही होंगे, नहीं भी जानते हैं तो भी आपको आना चाहिए भैया। क्या है सवाल और क्या होगा इसका जवाब, देखो। सवाल तो यह है कि हाल ही में 12 जनवरी को प्रधानमंत्री ने केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन कहां किया है। केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, ये संस्थान है, इस संस्थान का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी का अगर आपने भाषण सुना हो तो ये स्पष्ट रूप से वो कहते हुए नजर आएंगे आपको कि तमिल भाषा जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है।
तमिल भाषा क्या है? हमारी सबसे प्राचीन और एक समृद्ध भाषा है, इसका साहित्य समृद्ध है, ऐसा वो कहते हुए आपको सुनाई देंगे। ठीक है, और कई बार वो पहले भी कह चुके हैं कि तमिल भाषा के संवर्धन के लिए हमें काम करना चाहिए और मुझे दुख है कि मैं तमिल भाषा सीख नहीं पाया, ये बात वो अपने भाषण में अक्सर कहते हैं। ठीक है, हाँ जी सर बड़े लिखो, चलिए बड़े लिख देते हैं। तो यहां पर है, हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन हाल ही में कहां किया है? देखिए, एक तमिल शोध संस्थान को लेकर, तमिल शोध संस्थान को लेकर एक पीठ स्थापित की गई है, यानी तमिल शोध संस्थान के नाम से एक पीठ स्थापित की गई है। इस पीठ की स्थापना कहां की गई है? BHU में की गई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो कहां पर है? वाराणसी यानी बनारस में है, वाराणसी बनारस में इसकी क्या की गई है? स्थापना की गई है। तो सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए तमिल शोध संस्थान नाम की एक नई पीठ जो है वो कहां स्थापित की गई है? तो इस पीठ की स्थापना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में स्थित है वहां पर की गई है। लेकिन अब सवाल आपसे दूसरा पूछ रहा है, तो यहां पूछ रहा है बनारस वाला सवाल तो यहां खत्म हो गया, ये वाला नहीं होगा। आपसे पूछ रहा है केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के परिसर का उद्घाटन अभी हाल ही में कहां पर किया गया है? तो क्या JNU जैनरान यूनिवर्सिटी जो आपकी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की, ठीक है, बहुत ही वैचारिक गढ़ इसे कह सकते हैं हिंदुस्तान का, ठीक है, यानी वैचारिक गढ़ इसे कह सकते हैं। पुडुचेरी भी इसका सही जवाब नहीं है, पुडुचेरी में तो आपको अभी बता दिया कि इसका उद्घाटन इन्होंने किया है, इसका सही जवाब होगा चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु में अभी हाल ही में क्या किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान जो है उसका उद्घाटन किया है। प्लस तमिलनाडु को इन्होंने 11 मेडिकल कॉलेज जो है, कितनी मेडिकल कॉलेज? 11 मेडिकल कॉलेज की जो है, मुझे ऐसा लग रहा है इन 3-4 वर्षों में इतनी मेडिकल कॉलेज बन चुकी है, शायद ही इतिहास में इतनी मेडिकल कॉलेज पहले कभी बनी होगी। चाहे उसमें राजस्थान ले लीजिए, चाहे उसमें आप लोग केरल ले लीजिए, उसमें आप लोग कर्नाटक ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, सब राज्यों में मेडिकल कॉलेज तेज गति से बन रही है। तो यहां पर 11 मेडिकल कॉलेज अभी हाल ही में किसको दी गई है? तमिलनाडु को प्रदान की गई है। और तमिलनाडु के सीएम आपको बता दिया, यहां पर स्टालिन है। स्टालिन ने अब की बार सभी पार्टियों को झटका देते हुए एक बहुमत के साथ यहां पर सरकार बनाई थी। तो स्टालिन यहां के क्या है? स्टालिन यहां के मुख्यमंत्री हैं। चेन्नई जो है वो यहां पर क्या किया गया? अभी हाल ही में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान जो है इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, आजादी के अमृत महोत्सव के बतौर 10 से 16 जनवरी 2022। देखो जी, ये रहा आपके सामने सवाल। आजादी के अमृत महोत्सव के बतौर 10 से 16 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? मैंने एक दिन पहले ही आपको यह सवाल करा दिया था कि आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मैंने उस दिन यह पूछा था कि राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, यह बताइए जरा। ठीक है, तो अभी आपको यह बताना है कि राष्ट्रीय जो अमृत महोत्सव के तौर पर 10 से लेकर के 16 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा किया गया है। तो सवाल मैंने थोड़ा बदल दिया है, अब आपको सवाल में दे दी जो बात उस दिन पूछी थी कि 10 से लेकर के 16 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया गया। इसमें शिक्षा मंत्रालय, इसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसमें वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, ये सभी के सभी मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। यानी तीनों मंत्रालय मिलकर, पहला शिक्षा मंत्रालय, दूसरा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये तीनों मिलकर इसका क्या कर रहे हैं? आयोजन कर रहे हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन किसके द्वारा किया गया? 10 से 16 जनवरी 2022 तक। ये 3 नाम मैंने बताए, शिक्षा मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान, कौन से प्रधान? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं, ठीक है। पीयूष गोयल साहब हमारे मंत्री हैं, पीयूष गोयल साहब, उद्योग वाणिज्य मंत्रालय इनके पास है, पीयूष गोयल जी के पास। और एक संस्थान है अखिल भारतीय
तकनीकी शिक्षा परिषद, इसके द्वारा भी इसमें सहयोग किया जा रहा है, जो कि विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह उसके मंत्री हैं। तो राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन इन सब के प्रयासों से किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा मेरे मित्रों। 8 नंबर सवाल जो है वो ये है, IMF के नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया है? IMF की बात हमने थोड़ी देर पहले भी की थी। एक सवाल और आ गया IMF से जुड़ा हुआ ही। IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री हाल ही में किसे बनाया गया? ये है IMF, सारी बात इसके बारे में बता दी जा चुकी है आपको, ठीक है। IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया? इकोनॉमिस्ट कौन है? पियरे ओलिवियर है, एरिक गारसेटी है, गीता गोपीनाथ है, क्रिस्टीना लेगार्ड है। क्रिस्टीना लेगार्ड तो यूरोपीय व्यक्ति हैं और ये इसके चेयरमैन है, यूरोपीय ये है। और इसका MD जो होता है वो हमेशा एक यूरोपीय व्यक्ति होता है। इसकी स्थापना का जो ब्रेटन वुड सम्मेलन है उसी में ये सब तय हुआ गया। क्रिस्टीना लेगार्ड जो है, क्रिस्टीना लेगार्ड ये इसके क्या है? MD हैं। एरिक गारसेटी जो है, एरिक गारसेटी, ये गारसेटी भारत में अमेरिका के राजदूत बनाए गए, भारत में अमेरिका के राजदूत बनाए गए, भारत में अमेरिका के राजदूत किसे बनाए गए हैं? तो राजदूत बनाया गया है मेरे मित्रों एरिक गारसेटी को। पियरे ओलिवियर है या गीता गोपीनाथ है? तो गीता गोपीनाथ आप जानते हैं IMF में डिप्टी MD है, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर के पद पर है, ये डिप्टी डायरेक्टर के पद पर है। डायरेक्टर के पद पर कौन है? तो गीता गोपीनाथ है। गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की है, ये भी आपको पता ही है। भारतीय क्या है? भारतीय मूल की महिला है, इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है। तो अब क्या बच गया? एक सवाल बच गया आपका, पियरे ओलिवियर जो है, पियरे ओलिवियर। तो पियरे ओलिवियर जो है वो IMF के क्या बनाए गए? मुख्य अर्थशास्त्री, यानी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बनाए गए हैं? चीफ, ठीक है, चीफ इकोनॉमिस्ट जो है, इकोनॉमिस्ट किसको बनाए गए अभी हाल ही में? तो ये बनाया गया है पियरे ओलिवियर को, पियरे ओलिवियर। और मैंने अभी अभी आपको बताया था IMF में वर्तमान में 190 देश सदस्य हैं और 190 देश में अंतिम सदस्य जो जरूर ध्यान रखना, दोनों बता देता हूं। 189वां जो है वो तो आपका नारू है, क्या है? नारू है। और 190वां जो है वो अंडोरा है। ये अंडोरा कहां पड़ता है? तो ये मैंने बता दिया। आप लोग फ्रांस का मैप देखिएगा, ये फ्रांस है, इधर आपका पुर्तगाल वाला इलाका है, स्पेन वाला वो। तो यहां पर जो एक देश पड़ता है, छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है? अंडोरा है। ये अंडोरा आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और IMF की मुद्रा SDR आपको बता दी है, जिसे क्या कहा जाता है? SDR को क्या कहा जाता है? पेपर गोल्ड भी इसे कहा जाता है, पेपर गोल्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए भारत में इसमें देखिए IMF में मैंने एक दिन आपको इसका पूरा संगठन बताया था कि 3 टाइप के इसमें मुख्य भाग होते हैं। एक इसका MD होता है जो हमेशा यूरोपीय व्यक्ति होता है और ये है वर्तमान में कौन? क्रिस्टीना लेगार्ड। इसके बाद एक इसमें क्या होता है? एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। एक क्या होती है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यहां पर कार्यकारी परिषद इसमें होती है। एक इसमें बोर्डर ऑफ गवर्निंग कमेटी होती है। क्या होती है? बोर्ड ऑफ गवर्नेंस कह दीजिए, या फिर गवर्नेंस जो मीटिंग होती है या कमेटी होती है, उसमें भारत के कौन कौन सदस्य होते हैं, यानी भारत से कौन कौन उसमें जाता है। तो एक तो भारत का वित्त मंत्री उसका सदस्य होता है। एक भारत में ध्यान रखना RBI का जो गवर्नर होता है ना, RBI का गवर्नर, वो RBI का गवर्नर भी इसमें सदस्य के तौर पर होता है। और IMF में इस BOG में आपका श्रीलंका है, श्रीलंका है, एक आपका भूटान है, ठीक है, एक भूटान, श्रीलंका और भारत है। इन तीनों देशों का प्रतिनिधित्व ही कौन करता है? भारत ही करता है, यानी श्रीलंका और भूटान से कोई प्रतिनिधि इसमें नहीं जाता है। चलिए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला सवाल देखिएगा क्या है आपके सामने। इंडियन स्किल्स नेशनल प्रतियोगिता जो है, इसका आयोजन 10 जनवरी 2022 को किया गया। इसमें शीर्ष स्थान पाने वाली संस्था के बारे में आपको बताना है। इंडिया स्किल्स नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन 10 जनवरी 2022 को किया गया। इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला जो है उस राज्य का आपको नाम बताना है। तो बहुत आसान सवाल है आपके सामने कि इंडिया स्किल, मैंने ये बात आपको बताई थी कि इंडिया स्किल नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। कहां पर? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया अभी पिछले दिनों ही।
पहले क्या होता है, नेशनल लेवल पर इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसको स्किल इंडिया कहा गया। उसके बाद इसके विजेता जो हैं वो इंटरनेशनल स्किल जो प्रतियोगिता है इसमें क्या करेंगे, भाग लेंगे। इसका आयोजन कहां किया गया, नई दिल्ली में किया गया। अब इसके जो विजेता हैं वो इंटरनेशनल स्किल जो प्रतियोगिता उसमें हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन कहां किया जाएगा, तो मैंने ये बात आपको बता दी कि इसका आयोजन चाइना में किया जाएगा। कहां पर, बीजिंग में इसका आयोजन होना है। कहां पर, बीजिंग में इसका क्या होना है, आयोजन होना है। तो 10 जनवरी 2022 को इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ दिल्ली में। इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्य का आपको क्या बताना है, नाम बताना है, और उसके जो विजेता हैं वो चाइना में आयोजित जो प्रतियोगिता होगी उसमें क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। जी बोलो जरा। तो इसका सही जवाब आप एकदम सही दे पा रहे हैं। उड़ीसा जो है, ये उड़ीसा राज्य जो है वो इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। हरियाणा नहीं, राजस्थान नहीं, गोवा नहीं। गोवा में अभी चुनाव होने, आपको पता ही है। गोवा की सारी बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है। पणजी यहाँ की क्या है, पणजी यहाँ की राजधानी है। उड़ीसा जो है, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर यहाँ की क्या है, राजधानी है, जो कि आपके स्वच्छ स्मार्ट सिटी जो है, स्मार्ट सिटी, उस स्मार्ट सिटी के शहरों में शामिल होने वाला प्रथम शहर अगर आपसे पूछा जाए तो वो भुवनेश्वर है। हालांकि परीक्षाओं में पहले पूछा जा चुका है। यहां में नवीन पटनायक जो है, नवीन क्या है, नवीन पटनायक, ठीक है, पटनायक, नवीन पटनायक हैं। और इनकी पार्टी का नाम जो है वो बीजू जनता दल है। क्या है, बीजू जनता दल की इनकी पार्टी है। बीजू जनता दल की इनकी क्या है, पार्टी है। वर्तमान में हमारे रेल मंत्री जो हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, वो भी क्या है, इसी पार्टी से क्या है, राज्यसभा सदस्य हैं। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा सदस्य किस पार्टी से, अगर ये पूछा जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो भी इसी पार्टी से आते हैं। लेकिन उनका संबंध क्या है, उनका संबंध राजस्थान से भी है। उनका संबंध राजस्थान से भी है, लेकिन राजस्थान से किसी भी पार्टी के वो सदस्य नहीं है, ये ध्यान रखना। ना वो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं, ठीक है। हाँ, स्मार्ट सिटी के शहरों में अंतिम शहर जो है वो आपका कौन सा है, शिलोंग है। राजस्थान की इसमें 4 शहर क्या है, शामिल हैं। तो राजस्थान के 4 शहर इसमें शामिल किए गए हैं। बाकी आपको सारी बातें हरियाणा के संबंध में आप अभी बात कर लें, राजस्थान से तो आप खुद हैं ही, तो राजस्थान के बारे में भी आपको खूब जानकारियां है। बस इतना ध्यान रखना, इंडिया स्किल प्रतियोगिता है, इसका पहला संस्करण यानी नेशनल स्तर पर होना है, वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और अब जो इंटरनेशनल लेवल का जो प्रतियोगिता होनी है वो अब चाइना में आयोजित की जाएगी। उसमें इसके जो विजेता हैं वो इसमें आगे क्या करने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। आज हम मकर संक्रांति के इस अवसर पर आपसे इतनी बात करेंगे। अब आपकी जल्दी छुट्टी करते हैं आज थोड़ी। कल राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास आप सभी के सामने होगी। राजस्थान के 2 दिन से हमने बात नहीं किया, कल एक साथ ही सारी बात को दोहरा देंगे। तो आप सभी मित्रों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल फिर मिलते हैं आप सभी से। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइए। कुछ नए सुधार करने हैं, क्या करना है वो भी जरूर बताइएगा। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद है। कल की क्लास में आप लोगों के सामने फिर हाजिर होते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक आप सभी का दिन मंगलमय हो। मकर संक्रांति को ध्यान से मनाइए, मजे से मनाइए, आनंद से मनाइए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि जल्दी एग्जामों का वो दौर वापस आएगा जो पीछे एक दौर गुजर चुका है। कैसे, एक के बाद बैक टू बैक एग्जाम आपके होंगे। एससी सरकार चाहती है और ऐसा ही करने वाली है। जैसे पीछे बैक टू बैक एग्जाम लिए गए, ठीक ऐसा ही एक साथ आएगा। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, इरादों को दृढ़ रखिए। समृद्ध युवा, सक्षम युवा, श्रेष्ठ युवा, ऐसे थीम के साथ आप आगे बढ़ें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।